Hello everyone, welcome to this lecture. Thank you so much for watching this. My name is Meenakshi and in this lecture we are going to talk about the very first chapter of class 11th का business studies. Now ये बिल्कुल basic chapter है, ठीक है, because हम for the very first time we are going to study business as a सब्जेक्ट. सो उसके बेसिक टर्म्स से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड, उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, बिज़नेस क्यों किया जाता है, किस तरीके का होता है, क्या फीचर्स होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ किया जाता है. सो बेसिक सा एक चैप्टर. और ये जो चैप्टर है ये हमें हेल्प करेगा कि हम अपने जो बिज़नेस स्टडीज़ की जर्नी है, जो 11th और 12th दोनों साल हमें पढ़नी है, और इसके आगे भी अगर हम मैनेजमेंट के कोर्सेज़ करते हैं तो उन कोर्सेज़ में जो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिज़नेस से रिलेटेड, वो हमें इस्टेब्लिश करने में ये चैप्टर हेल्प करेगा. इवन ये पूरी बुक ही बहुत बेसिक सी है, ठीक है ना. सो बिज़नेस के बेसिक्स को समझने के लिए हम इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है ना. क्यों बिज़नेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, क्या ज़रूरत पड़ी बिज़नेस करने की. तो बिज़नेस की नीड हमें एज अ कंज्यूमर, एज अ इंडिविजुअल हमें जो है बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है अपनी डे टू डे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि गर्मियों में जब हमें फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्रिज क्या है, गुड है. गुड्स वो होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, टैंजिबल होते हैं, जिनको छुआ जा सकता है, ठीक है. और सर्विसेज होती है जो कि टैंजिबल नहीं होते, उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग यू सर्विस. ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक फिजिकल फॉर्म में आपको कुछ दे रही हूँ, नहीं, ठीक है. मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ. जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ से मैं आपको हेल्प कर रही हूँ ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ को या फिर जो अपनी डेली स्टडीज़ है उसको आगे बढ़ा पाओ. वो सर्विस है जो कि टैंजिबल नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है. और गुड्स वो होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपकी बुक्स होती हैं वो गुड्स होती हैं. क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो है आप अपनी बुक को छू सकते हो, उसको फील कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है. सो हमें अपनी डे टू डे की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है. अब ये गुड्स और सर्विसेज आएंगे कहाँ से? ये आएंगे जब इनको प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर हमारे तक इनको सेल किया जाएगा, ठीक है ना. किसी ने प्रोड्यूस किया और हम तक पहुँचाया गया, हम तक बेचा गया, ठीक है ना. और इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा हमारा साइकिल होता है, ये हमारा कहलाया बिजनेस, ठीक है. मतलब हम इन लेमन्स लैंग्वेज अगर हम बोलें तो बिज़नेस जो है प्रोडक्शन और सेलिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम बिज़नेस बोलते हैं. उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि इंडिविजुअल्स को, कंज्यूमर्स को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पे जो है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है. वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं हमें बिज़नेस के द्वारा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. बीइंग बिजी. सबसे पहले देखो, बिजनेस जो है एक टर्म, ऐसी टर्म है जो कहाँ से डिराइव हुई है, बिजी. जो भी बंदा बिजनेस करता है उसको हम बोलते हैं कि वो बिजी अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है ना. कोई भी अपने काम में लगा हुआ, हम ये बोलते हैं ना अभी वो बिजी है, अभी वो कुछ काम कर रहा है. सो जो काम में लगा हुआ है वो बिजी है. और इस बिजी टर्म से हमारा वर्ड निकला है बिजनेस. जैसे क्लेनलीनेस से हमारा वर्ड क्लीन से क्लेनलीनेस निकला है, वैसे बिजी से बिजनेस निकला है, ठीक है ना. होता क्या है ये बिजनेस? ऐसा ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और sale of goods and services with a view to earn profits. Now अब एक वर्ड जो इस पूरी डेफिनेशन का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? एक करके हम सारे वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे और जब हम सारे वर्ड्स को एक साथ जोड़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि बिजनेस को एग्जैक्टली किन शब्दों में हमें डिफाइन करना चाहिए. ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़. ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा काम जिसमें लोग क्या लगे हैं, रेगुलरली एंगेज्ड हैं, ठीक है ना. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जिसमें लोग जो है रेगुलरली लगे. अब ये रेगुलर वर्ड इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर कोई काम हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है ना. तो सबसे पहला वर्ड है कि काम जो है रेगुलर होना चाहिए. जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है ना. और कैसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? वो कोई भी एक्टिविटी अगर हम रेगुलर बेसिस पे करें तो क्या वो बिजनेस हो जाएगी? नहीं. तो ऐसी एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन. या तो हम परचेज कर रहे हैं रेगुलरली या फिर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज, हम रेगुलर बेसिस पे परचेज करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं. या तो किसी से खरीदते हैं या फिर खुद ही उनको प्रोड्यूस करके क्या करना है, एंड और
देखो 2 वर्ड लिखे हैं, एंड का मतलब होता है एडिशन, और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। एंड मतलब कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें परचेज और प्रोड्यूस करने के साथ साथ, एंड उसके साथ साथ क्या किया जाता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस किया या फिर परचेज किया है उनको क्या किया जाता है, सेल भी किया जाता है, ठीक है ना। या फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें और हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमें वर्ड दिख रहा है और तब यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ परचेज और प्रोडक्शन ही करते हैं, या फिर सेल और सर्विसेज। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलरली प्रोड्यूस भी करते हैं, परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलरली सिर्फ परचेज और प्रोड्यूस करते हैं, और सेल और जो उसको आगे एक्सचेंज करने का काम होता है वो दूसरे लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप परचेज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तीनों चीज़ें करो या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ करो, रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है ना। और इस एम के साथ करो कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आई होप समझ आया। ऐसा ऑक्यूपेशन जो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो रेगुलर बेसिस पे की जा रही हैं, और वो एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है और सेल से रिलेटेड है। और वो आप काम क्यों कर रहे हो, वो काम आप कर रहे हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो आप बोलोगे कि आप बिजनेस कर। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ऐसी है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, लेट्स से कि आप रेगुलरली काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप प्रोडक्शन परचेज सेल में नहीं हो, या फिर आपका प्रॉफिट अर्निंग जो है वो मोटिव नहीं है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आप बिजनेस कर रहे हो। के लिए हमें ये समझना है कि ये सारे क्राइटेरिया, एक एक वर्ड जो है, रेगुलर करना, कैसी एक्टिविटीज़ करना, परचेज, प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड एक्टिविटी करना, और किस ऑब्जेक्टिव के साथ करना, अर्निंग प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, तो आप कह सकते हो कि आप बिजनेस कर रहे हो। या फिर कोई भी इंसान जो ऐसी एक्टिविटीज़, इन सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, किसी भी इकोनॉमी में 2 टाइप की एक्टिविटीज़ करता है हर एक इंसान। जो भी इंसान एक इकोनॉमी में रह रहा है वो 2, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होगा या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं, अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। बेसिकली पैसे से रिलेटेड जब भी हम काम करते हैं जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं, जिसमें हम अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जबकि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम आउट ऑफ लव कर रहे हैं, या फिर किसी से हमें सिंपैथी है, एम्पैथी है, कुछ सेंटिमेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं उनसे, कोई हमें पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग है, ठीक है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोविड के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई इशू है, कि कोई भी बीमार है, अगर हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाके हम उनका इलाज करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ रहा है, और हमारी जो पेमेंट है वो उस हॉस्पिटल के लिए अर्निंग है, तो वो कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ्री में, आउट ऑफ लव या फिर आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म या फिर आउट ऑफ ह्यूमैनिटी काम कर रहे हैं, फ्री में खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और अलग अलग दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ पे जो लोग खुद नहीं जा सकते वहाँ जाकर उनकी मदद की जा रही है, लेकिन पैसे के लिए नहीं, वो आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ लव। ऐसी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सो सिंपल भाषा में अगर कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है मनी से रिलेटेड होती है, जिसमें मनी अर्न करने का मोटिव होता है हमारा, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस काम को करके पैसा मिलना चाहिए, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और जिस काम को हम पैसे के लिए नहीं करते बट अपने सेंटिमेंट्स के लिए एज अ ह्यूमन काम करते हैं, आउट ऑफ लव काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कोई वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे के लिए काम कर रहा है। कोई डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहा है, उनको देख रहा है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन सेम डॉक्टर अगर मान लो फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली में किसी कॉलेज से फॉर एग्जांपल अपनी डॉटर को कोई दवाई दे रहा है, या फिर उसकी कोई जो फिजिकल इशू है उसको अगर मान लो उसको कुछ सॉल्व कर रहा है, तो वो कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उस टाइम पे वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने बच्चे के लिए आउट ऑफ लव काम कर रहा है,
ठीक है। एक मैनेजर जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बदले में पैसा मिलेगा। लेकिन सेम अगर टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। जो भी एक्टिविटीज़ पैसे से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, और जो भी एक्टिविटीज़ पैसे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फीलिंग्स, आउट ऑफ सिंपैथी होती हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है। सो पहला कैरेक्टर ये है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी होती है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी अर्न करना। ठीक है ना, लाइवलीहुड अर्न करना। ये हम कोई प्यार के लिए, किसी को सिंपैथी के लिए, किसी के पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स के साथ, इन सब इमोशंस के साथ हम नहीं करते। ठीक है ना। ठीक है। कैन बी अंडरटेकन ईदर ऑन स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल। ठीक है ना, जैसे कि परचेज एंड सेल बाय अ शॉपकीपर, और ऑन लार्ज स्केल। मतलब ये छोटी भी हो सकती है, छोटे लेवल पे भी हो सकती है, और बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकती है। हमारे जो घर के आसपास जो किराने वाली छोटी शॉप्स होती हैं वो भी बिजनेस ही कहलाएगा, और जो मॉल्स वगैरह चल रहे हैं वो भी बिजनेस ही कहलाएंगे। दोनों बिजनेस ही होते हैं। ठीक है ना। तो छोटे लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान काम कर रहा है, अपना बिजनेस एक ही इंसान संभाल रहा है। और बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर एक फॉर्मल चेन बनी हुई है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे मल्टीपल जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो दोनों ही लेवल पे हो सकती हैं। ठीक है। तो पहला हमारा कैरेक्टर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा हमारा कैरेक्टर है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। तो कंज्यूम करने से पहले, सबसे पहले कंज्यूम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि या तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, या फिर उन्हें कहीं से एक्वायर किया जाए, कहीं से प्रोक्योर किया जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस किया जा रहा है, या तो फिर कहीं और से एक्वायर किया जा रहा है फर्दर सेल के लिए। ठीक है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि या तो आप कोई फैक्ट्री खोल के प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर आप लेट्स से कि छोटे किराने वाले होते हैं तो ये खुद प्रोड्यूस नहीं करते, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री से सामान लेके आगे फर्दर सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना। पैसों के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। ऐसे सर्विसेज के साथ भी होता है। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि या तो ऐसी एक्टिविटी होगी, बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें आप या तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर किसी बड़ी फैक्ट्री या फिर कहीं भी एक मेन सोर्स से आप उसे एक्वायर करोगे और फिर आगे उसको बेचोगे। ठीक है ना। कंज्यूमर जो भी अल्टीमेट कंज्यूम करेंगे, अल्टीमेटली उनको कंज्यूम करेंगे, उनको आप या तो बेच दोगे। ठीक है। तो या तो आप प्रोड्यूस करोगे या फिर प्रोक्योर करोगे। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, हमने बोला अब ऐसा नहीं है कि परचेज कर लिया या फिर प्रोड्यूस कर लिया तो आप बिजनेस एक्टिविटीज, आप परचेज करोगे, आप प्रोक्योर करोगे, आप कहीं और से एक्वायर करोगे, और फिर क्या करोगे, सेल और एक्सचेंज। या तो आप उसे बेच दोगे, ठीक है ना, उसके बदले पैसे ले, या फिर किसी चीज़ के बदले उसको एक्सचेंज कर लोगे। ठीक है। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। या तो क्या करोगे, आप उसको बेच दोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, या फिर आप एक्सचेंज करोगे और कुछ आपको उसके वैल्यू की सेम चीज़ उसके बदले आपको मिल जाएगी। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। वो क्या बोल रहा है, अगर आपने कोई भी परचेज कर लिया या फिर प्रोड्यूस भी कर लिया, मान लो, ठीक है ना, या तो आपने प्रोड्यूस कर लिया कहीं से अपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आपने प्रोक्योर कहीं से एक्वायर कर ली, किसी बड़ी फैक्ट्री से एक्वायर कर ली, लेकिन आप उसे फर्दर बेच नहीं रहे हो, एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपना पर्सनल कंजम्पशन कर रहे हो उसका, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब सेल एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रोडक्शन कर लेना, प्रोक्योर कर लेना बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। उसके बाद आपको उसको सेल भी करना है और उसको या फिर एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे हो कोई भी, तो वो आपका बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं सकता। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप एक बार अपनी पुरानी जो कार है वो बेच रहे हो, तो आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना, आपने कहीं से उसे एक्वायर किया होगा, अब आप उसको सेल कर रहे हो, लेकिन एक बार में नहीं, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए वो काम। आपका बिजनेस तभी कहलाएगा जब आप वो काम रेगुलर बेसिस पर करते हो। आपने एक बार करा, आपको प्रॉफिट अर्न हो गया, ठीक है, आपने बेचा, आपका मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना, आपने कर दिया, लेकिन एक बार ही किया, तो वो बिजनेस नहीं है। आप हर
रेगुलर इंटरवल्स पे वो काम करते रहते हो, ठीक है ना, आए दिन वो काम करते रहते हो, तभी वो आपका बिजनेस हो सकता है, अदरवाइज वो बिजनेस में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, रेगुलर बेसिस पे काम होना ज़रूरी है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब वो क्या बोल रहा है कि एक बार आपने सेल कर लिया फिर एक बार परचेज कर लिया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा जब तक वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप उसके बदले प्रॉफिट अर्न करोगे। कोई भी जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में बिना प्रॉफिट के सरवाइव नहीं कर सकते। प्रॉफिट अर्न करने के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी इनकम अर्न करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बिजनेसमैन की इनकम जो होती है वो उसके प्रॉफिट से ही निकलती है, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो एक और मेन कैरेक्टर होता है बिजनेस एक्टिविटी का। बिजनेस की एक्टिविटी किस मोटिव के साथ की जाती है, बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एक और मेन कैरेक्टर होता है वो होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। पक्का नहीं होता कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उससे आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, श्योरिटी नहीं होती। श्योरिटी नहीं होने का मतलब होता है कि आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर कि आप जो काम कर रहे हो वो 100% जो है आपको रिटर्न देगा ही देगा, मतलब एक पॉजिटिव रिटर्न देगा ही देगा, ठीक है ना। उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आप उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। मतलब अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, उस नॉलेज का लैक होना, उसकी कमी होना, जिससे हमें ये पता चले कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ठीक है। हमें कुछ पक्का नहीं होता, हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं लेकिन कभी भी ऐसा डेफिनेट फिगर नहीं होती है किसी भी बिजनेस के पास कि इतना पक्का प्रॉफिट होगा ही होगा। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती, 100% गारंटी नहीं होती प्रॉफिट की। नो सर्टेनिटी एज टू वॉट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कितना प्रॉफिट अर्न किया जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकर्ड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू द बिजनेस। आप चाहे कितने भी बेस्ट एफर्ट्स लगा लो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी कि हो सकता है लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट जो है 100% गारंटीड नहीं होता और इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क का एलिमेंट रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं है प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, इसलिए इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। किसी भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होगी उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा ही होगा। आपको नहीं पता होगा कि आप पास होने वाले हो या फिर फेल होने वाले हो। तो रिस्क किससे रिलेटेड है, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क बेसिकली डायरेक्टली लॉस से, अब रिस्क प्रॉफिट से तो रिलेट नहीं करते, अरे ये बहुत रिस्क की बात है कहीं प्रॉफिट ना हो जाए, नहीं, रिस्क की बात है कि लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो रिस्क किससे रिलेटेड होता है, अनसर्टेनिटी टू इनकर एनी लॉस। कोई भी ऐसा लॉस इनकर करना पड़ जाए जो आपने सोचा नहीं हो, ठीक है ना, एक्सपेक्ट ना किया हो अपने बिजनेस के लिए, वो हमारा रिस्क होता है। इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स, ठीक है ना। कुछ ऐसे अनफेवरेबल, हमारे फेवर में जो इवेंट्स नहीं होते या फिर जो नहीं चाहते हम ऐसे इवेंट्स हो, बट वो हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी वजह से जो है रिस्क अकर करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो किसी ने नहीं देखा था कि कोविड की वजह से कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लॉकडाउन वगैरह का। तो ये अनडिजायरेबल इवेंट्स हैं जिनकी वजह से आपको लॉस इनकर करना पड़ सकता है, लॉस बेयर करना पड़ सकता है, और वो ही रिस्क होता है बिजनेस में। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क। और कोई भी एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो ये बोल सके कि हाँ भाई हम तो बिना रिस्क के बिजनेस चला रहे हैं। हर बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। वो अलग बात है कि डिग्री अलग अलग होती है, कोई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले लेता है, कोई छोटे छोटे रिस्क लेता है, ठीक है ना, बट रिस्क इन्वॉल्व होता है हर बिजनेस एक्टिविटी में, ठीक है ना। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं ये किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिस बिजनेस एक्टिविटी में या फिर जिस एक्टिविटी में हम ये बोलें, कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है। जिसमें ये 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है हम बोल सकते हैं कि वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमें पता चल चुका है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वो एक्टिविटीज़ जो कि मनी से रिलेटेड, लाइवलीहुड अर्न करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हम 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। पहला है बिजनेस,
बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, किसी के यहाँ एम्प्लॉय है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि तीनों ही लाइवलीहुड अर्न करने के पर्पज से किया जाता है, पैसा मोटिव होता है तीनों के पीछे, इसीलिए तीनों की तीनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है तीनों में। सबसे पहले देखो, ये बेसिक्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये बेस है जिन बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। कब हम बोलते हैं कि कोई बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है, या फिर कोई एक प्रोफेशनल बंदा स्टैब्लिश हो चुका है, या फिर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है, कैसे पता चलता है? सबसे पहले बिजनेस के लिए क्या जरूरी होता है? एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। मतलब कोई भी बिजनेस हम बोलेंगे कब स्टैब्लिश हुआ है, कैसे हमें पता चलेगा? या तो किसी ने, एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड कर लिया है कि वो बिजनेस कर रहा है, वो उस एक्टिविटी में लग चुका है, और उसके साथ साथ अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरी है, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेना ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप डिफेंस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। वहीं अगर आप नॉर्मल कुछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई किराने की दुकान खोल रहे हो, तो उसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है, एक तो आपने डिसीजन ले लिया हो कि आप बिजनेस करने वाले हो। सेकेंडली, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपके, जो भी पर्टिकुलर आपने चूज किया है बिजनेस, उसमें अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी जरूरी है तो वो पूरी कर लोगे, तब आप बोल सकते हो कि बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है। प्रोफेशन का क्या है? प्रोफेशन के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है प्रोफेशनल बॉडीज की, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूरी होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना। तो उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये सर्टिफाई किया जाए कि इन्होंने इस प्रैक्टिस को जो है काइंड ऑफ उसकी जो भी जिस भी प्रोफेशन में वो है उसकी उनको एक्सपर्टीज आ चुकी है, मिल चुकी है, उन्होंने ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उनको मिलना चाहिए कि हाँ भाई, जिसमें क्लियरली लिखा हो कि ये जो पर्टिकुलर आप जो भी सर्विस इनसे लेने वाले हो, ये सर्विस का इनको नॉलेज है, ठीक है। तो वो प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होता है, तब आप बोल सकते हो कि स्टैब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कब हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टैब्लिश हो चुकी है आपका? जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, या फिर आपका कुछ एग्रीमेंट हो जाता है, आपकी अपनी सर्विसेज के लिए कुछ एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए उनको क्या मिलता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, या फिर कोई सर्विस एग्रीमेंट करते हैं वो कि हाँ भाई, आप मुझे एक एग्रीमेंट साइन कर दो जिसमें दोनों पार्टीज ये मेंशन करती है कि ये हमें अपनी सर्विसेज देंगे और इसके बदले हम इनको ये पेमेंट देंगे, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट लेटर में भी सेम होता है, मेंशन होता है कि कौन सी डेट से ज्वाइन करने वाला है जो एम्प्लॉय है, कितने टाइम के लिए हमारा बॉन्ड मतलब कि ये अग्रीमेंट चलेगा, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती है तो वो क्लियर होती है, ठीक है। तो ये जो तरीके होते हैं, ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के स्टैब्लिशमेंट के तरीके होते हैं। नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम किया जाता है बिजनेस में? जनरली क्या किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। नॉर्मल जनरल पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कुछ भी हमारे, अगेन किराने वाली दुकान में हम जाते हैं तो हमें डेली जो रोजमर्रा का हमारा सामान होता है हमें वो मिल जाता है, ठीक है ना। वो बिजनेस है। नेचर ऑफ वर्क, उनका काम का जो नेचर होता है वो ये होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो भी बिजनेस में होते हैं। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपोर्ट सर्विसेज। अपनी पर्सनल मतलब कि उनका पर्सनल टच होता है उसमें, ठीक है ना, अपना, क्योंकि कोई भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे अपना पर्सनल टच और अपनी एक्सपर्टीज जो है ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें वो कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन सी सर्विसेज? जिसमें वो एक्सपोर्ट होते हैं और अपना पर्सनल टच भी होता है उनका, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? उनका नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट में कैसा काम होता है उनका? जो भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ है कि आपको ये काम करना है, वो काम करना एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, ठीक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को लेट्स से एक पर्टिकुलर सेल्स डिपार्टमेंट में रखा गया है, ठीक है ना, तो वो काम करेंगे जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, जो एज पर रूल्स उन्हें करना होगा, या फिर वो सर्विसेज देंगे जो रूल्स के हिसाब से उनको देनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, बिजनेस करने के लिए कोई भी कर सकता है, ठीक है।
उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 10वीं पास होना है, 12वीं पास होना है या फिर कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ कोई भी इंसान, कोई भी छोटा बड़ा बच्चा कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड नहीं होती। प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन नीडेड होती है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है आपको। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की जो भी प्रोफेशनल बॉडी है या फिर उस फील्ड की जो भी एपेक्स बॉडी है उसके हिसाब से आपको जो है उन्होंने जो रूल्स या फिर जो नॉर्म्स सेट किए हुए हैं उन नॉर्म्स के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग लेनी होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए चाहे वो CS हो, चाहे वो CA और भी लॉयर वगैरह जो भी सर्विसेज होती है, ये सब ट्रेनिंग भी लेते हैं, एक्सपर्टीज भी होती है इनके पास, और क्वालिफिकेशन, एक बेसिक क्वालिफिकेशन के बिना वो अपनी जो भी जिस भी प्रोफेशन में वो काम करना चाहते हैं उसको परस्यू नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो क्वालिफिकेशन जैसे ही वो ले लेंगे उसके बाद वो एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग के बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड में काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब इसमें जो भी काम होगा सब एम्प्लॉयर की ही नीड के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो जैसा आपको क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि प्रोफेशन में चाहिए थी वैसे इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें आपको अपने प्रोफेशन के, इसमें आप जिस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो उस एम्प्लॉयर के हिसाब से आपको क्वालिफाइड होना चाहिए और आपकी ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो सेल्स में चाहता है तो आपको सेल्स में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में चाहता है तो आपको किसी और डिपार्टमेंट, ठीक है ना। आपको एम्प्लॉयर के हिसाब से क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पहले से होनी चाहिए। इसमें रिवॉर्ड क्या मिलता है, बिजनेस में रिवॉर्ड सबको पता है, प्रॉफिट अर्निंग उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वही उनका रिवॉर्ड होता है, वही उनकी इनकम होती है, ठीक है ना। प्रोफेशन में उनकी जो प्रोफेशनल फीस होती है किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट में, जैसे CA अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो जो फीस चार्ज करते हैं वो फीस जो होती है उनकी रिवॉर्ड होता है, उनका रिटर्न होता है, उनकी इनकम होती है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में इनकम क्या होती है, फिर रिवॉर्ड क्या होता है, सैलरी और वेजेस, ठीक है ना। जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है, जो मंथली बेसिस पे काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। तो जो मंथली बेसिस और डेली बेसिस से मिलने वाली सैलरी और वेजेस होती है वही उनका रिवॉर्ड होता है, वही उनका रिटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किस किस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बिजनेस में तो पड़ती है, ठीक है। जैसा जिस साइज का आपका बिजनेस होगा, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ठीक है ना। कैपिटल बेसिकली क्या होता है, जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, ठीक है, अपने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड करती है। अगर आप बड़ा बिजनेस खोल रहे हो तो आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, अगर आप छोटा बिजनेस खोल रहे हो तो आप छोटे से भी कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से भी काम चला सकते हो। प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉयर है तो उसको एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है ना, अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए। उसके बाद कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक लिमिटेड अगर एक कमरा ले ले या फिर अपना कंप्यूटर वगैरह जो भी उसको मतलब कि चाहिए, तो बेसिक से एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है उसको अपने स्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद एक टाइम के बाद ऐसा नहीं है कि उसको रेगुलर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वो ग्रोथ के लिए अलग चीज़ होती है, बट कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपको आगे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो अगर आपको पहले बेचने के लिए पहले आपको भी तो खरीदना पड़ेगा, या फिर प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे जो होती है कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स आपको छोटी मोटी करती रहनी पड़ती है, इसमें ज़रूरी नहीं है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, आप जाते हो, आप इंटरव्यू देते हो या फिर जो भी प्रोसेस होता है आप वो फॉलो करते हो और आपको जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते इसमें। लेकिन कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऐसा नहीं होता कि आपको स्टैब्लिश होने के लिए पैसा लगाना ज़रूरी है। लेकिन बिजनेस में 100% ज़रूरी होता है, प्रोफेशन में लिमिटेड ज़रूरी होता है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। रिस्क फैक्टर देखें, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन होता है, तो रिस्क प्रेजेंट होता है। प्रोफेशन में जो है फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, ठीक है ना। कोई भी लॉयर है, कोई भी CA है, कोई भी CS है, वो रेगुलर बेसिस पे अपनी फीस जो है वो जनरेट करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनको फीस जो है उनकी ना मिले या फिर किसी कुछ भी ऐसा अनसर्टेन सिचुएशन हो जाए, तो रिस्क होता है लेकिन बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत रिस्क होता है।
एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, आपका बिजनेस तो है नहीं, ठीक है ना, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आपकी जो मंथली सैलरी है वो आपको मिलती रहेगी, या फिर आपके जो वेजेस हैं, अगर आपने काम किया है तो आपका जो वेजेस और सैलरी है वो आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, ठीक है। तो या तो बिल्कुल भी इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर रिस्क होता है तो मतलब बिल्कुल 1-2% ऐसा रिस्क होता है, वैसे तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है 100% जो बोले हम रिस्क प्रेजेंट होता है तो वो बिजनेस में होता है, थोड़ा सा रिस्क प्रेजेंट होता है प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल जीरो के अराउंड, ऑलमोस्ट जीरो ही रिस्क होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें देखो बिजनेस में जो है ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, आप अपने बिजनेस को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कुछ एक एक्सपर्टीज एक्वायर की है, आपके नाम पर सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप क्या नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और सेम चीज़ है एम्प्लॉयमेंट के साथ, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई कंपनी छोड़े और आप बोले कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने बेटे को लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो बोल रहे कि जब भी एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन की बात होती है तो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता, बिजनेस में पॉसिबल होता है, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो और आप ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बेसिक नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बिजनेस में कोई ऐसे पर्सनल कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हो तो वो इंडस्ट्री के लिए होते हैं, पर एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के लिए कोई रूल्स नहीं सेट हैं, पूरी इंडस्ट्री के लिए जो रूल सेट हैं वो अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कोई बिजनेस रूल सेट नहीं। तो बिजनेस में हम बोल सकते हैं कि नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, नहीं बताएगा कि आपको इसी तरीके से बिजनेस करना है, ठीक है ना। इंडस्ट्री के लिए रूल्स होते हैं कि आपको फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस वगैरह करनी है, लेकिन कोई प्रिस्क्राइब्ड तरीका नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताता कि आपको इस तरीके से बिजनेस करना है। प्रोफेशन में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में तो सारी चीजें एम्प्लॉयर के ही हिसाब से होती हैं, ठीक है ना। तो जो बिहेवियर होगा कंपनी का या फिर एम्प्लॉयर ने जो बिहेवियर प्रिस्क्राइब किया होगा आपको, इसके हिसाब से वही आपके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना, वही आपका काम करने का तरीका होता है, ठीक है। तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशन में होता है और एम्प्लॉयमेंट में भी होता है। प्रोफेशन में जो है प्रोफेशनल बॉडीज जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट करती हैं प्रेस्क्राइब, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जो आपका पर्टिकुलर एम्प्लॉयर है वो ही बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो वैसे हम पूरे टाइम हमने डिस्कस किए हैं, बट स्टिल कोई भी शॉप या फिर फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, ऑब्वियसली जो भी हमारी एक्टिविटीज हमने बोला, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बोले बिजनेस एक्टिविटीज के, ठीक है ना, तो वो शॉप और फैक्ट्री जो है बिजनेस कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी छोटी स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कोई भी लीगल, मेडिकल प्रोफेशन या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं कि कोई भी लीगल जैसे लॉयर वगैरह होते हैं, फिर कोई मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं जो मास्टर्स कह रही हूँ, जो भी MBBS वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, वो सब प्रोफेशनल्स होते हैं। कोई भी CA हो वो प्रोफेशनल होता है, कोई भी CS हो वो प्रोफेशनल होता है। और इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी जॉब में कहीं भी जॉब कर रहा है, कोई बैंक में कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में कर रहा है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, कोई प्राइवेट में कर रहा है, ये सारे के सारे किसी के अंडर, किसी एम्प्लॉयर के अंडर जो काम कर रहे हैं वो सब एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि यू विल बी एबल टू जॉइन अस देयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।